हुआ है कि नहीं हुआ है वो पोस्ट। क्या कर दूं मैं, पब्लिश ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता। देखो पब्लिश हुआ, ये पब्लिश हो चुका है पोस्ट, ये पब्लिश नहीं हुआ है, ये भी पब्लिश नहीं हुआ है, ये भी पब्लिश नहीं हुआ, सिंपल सी। दूसरी चीज, अब मेरे को जैसे इसमें आईडी मिल गया, टाइटल मिल गया और बॉडी मिल गया। अब मेरे को जैसे और क्या चाहिए, और मेरे पास हाँ इतने मेरे पास पैरामीटर है ना। ऐसे ही सिंपल सा तुम लोग क्या कर सकते हो, और इसमें क्वेरी कर सकते हो, ऐसे ही नेस्टिंग कर सकते हो क्वेरीज की। वैसे मैं मी लिखता हूँ, है ना। मैंने क्या लिखा, मी लिख, मैंने क्या लिखा, मी लिखा। अब मैं मी, मेरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मी में क्या क्या है, मी में आईडी है मेरे पास, ईमेल है मेरे पास, और मेरे पास क्या है, नेम है मेरा, वो मेरे को आ जाएगा। देखना, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, मी आ गया, मी वाला ब्लॉक आ गया। तो इसी तरीके से तुम ग्राफकल इतना आसान है, मतलब इसके, और इसमें सच बताओ, इसमें मात्र 150 लाइंस में तुम ये पूरी क्वेरी बना सकते हो। पूरी 150 लाइन पे क्वेरी बना सकते हो, ऐसा है। तो बहुत आसान है ग्राफकल इसको करना, मतलब तो बहुत आसान है। मतलब इतना, मतलब कि बस ये है कि इसके लिए, इसके मेन, इसको कोई भी तुम लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पाइथन में कर सकते हो, रिएक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसका असल में क्या होता है कि अलग से प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, इसका इंटीग्रेशन होता है। ये एक एपीआई है जिसका तुम इंटीग्रेशन, ऐसे ही तुम वेदर एपीआई बना सकते हो, और वो उसमें जैसे तुम मांगो कि मेरे को वेदर दे दो केवल, तो वेदर दे देगा, ह्यूमिडिटी दे दो ह्यूमिडिटी दे देगा, इस सिटी का दे दो उस पर्टिकुलर ही सिटी का देगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, सिंपल। तो ये ग्राफकल इतना आसान है, और ये फेसबुक में सब, फेसबुक ने अभी भी यूज कर रही है, तभी फेसबुक की स्पीड भी इतनी है कि तुम जो फिल्टर भी इतनी आसानी से हो जाता है, जो तुम्हें क्वेरी करना है वो हो जाता है इसमें, सिंपल सा। तो ये बिल्कुल एक कॉमन क्वेरी है। इसको मतलब जैसे कि और इसको नेस्टिंग कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, ये ऑथर मेरा अलग ब्रांच था, ये ऑथर मेरा अलग नोड था, पोस्ट मेरा अलग नोड है, दोनों दूर दूर है। तो मैंने क्या किया, पोस्ट के अंदर क्या कर दिया, इसको नेस्ट कर दिया कि मैं क्या करूं, ऑथर भी क्वेरी कर पाऊं, है ना। तो ऑथर क्वेरी कर पाऊं, ऑथर के अंदर मेरे पास नेम है, तो मैं नेम क्वेरी कर सकता हूं, तो ऑथर के साथ नेम आ गया मेरे पास, सिंपल। तो ये था ग्राफक्वेल। और इसका जैसे एडवांस जिसको करना है, तो सबसे बेस्ट है हाउ टू ग्राफक्वेल। हाउ टू ग्राफक्वेल में सबसे, हर लैंग्वेज के ट्यूटोरियल है, हर लैंग्वेज की जिसमें तुम्हें इंटीग्रेट करना है। हाउ टू ग्राफक्वेल सबसे बड़ी साइट है इंटरनेट पे जिसमें सबसे ज्यादा ग्राफक्वेल के ट्यूटोरियल्स हैं। ये देखो, तुम्हें जिसमें इंटीग्रेट करना है, चाहे वो ग्राफ, और सबसे बेस्ट इंटीग्रेशन होता है ग्राफक्वेल एंड नोड का, सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा ये लोग यूज करते हैं। दूसरा हो गया रिएक्ट प्लस अपोलो, रिएक्ट प्लस यूआरक्यूएल, ग्राफक्वेल प्लस एलेक्जार, रूबी के साथ, जावा के साथ, पाइथन, जिसके साथ इंटीग्रेट करना है सबके साथ इंटीग्रेशन होता है ग्राफक्वेल का। और ग्राफक्वेल अभी तक की सबसे एडवांस क्वेरी लैंग्वेज है ये। तो यही था ग्राफक्वेल, और जिसको इसमें ट्राई करना है तो ट्राई कर लेना। इसमें मैं क्वेरी लिख दूंगा सिंपल सी एक, वो सब लोग चला के देख लेना। इसमें ऐसे तो पता ही चल गया होगा, ऐसे ऐसे लिखना है। क्वेरी लिखोगे, फिर उसके अंदर ये पोस्ट लिख सकते हो, पोस्ट को फिर क्वेरी कर सकते हो, फिर ऑथर का नेम क्वेरी कर सकते हो। ऐसे तुम मी है, मी को क्वेरी कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है कि हाँ, यहाँ पे तुम्हारा जो पोस्ट है, सिंगल पोस्ट भी तुम ले सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं नीचे पोस्ट लिख दूँ, फिर मेरे को पोस्ट चाहिए तो पोस्ट के अंदर मेरे पास बॉक्स आईडी है, आईडी के बाद मेरे पास इसके अंदर ऑथर है, तो आईडी है, आईडी के बाद पब्लिश हो गया, पब्लिश हो गया, फिर मेरे को सिंगल पोस्ट ला के देगा मेरे को। ये मेरे को क्या करेगा, सिंगल पोस्ट ला के देगा, ये देखो। और हाँ, एक और चीज, कि यहाँ से तुम ट्रेसिंग देख सकते हो। ये ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग क्या होता है कि कितना समय लगा, रिक्वेस्ट करने में 400 मिली सेकेंड लगा, पोस्ट को रीड करने में 185 माइक्रो सेकेंड लगा। ऐसे ही सबको सबको इसने क्या किया, जाके क्वेरी करा, और रिस्पॉन्स मेरे को कितने में मिला, रिस्पॉन्स के लिए मेरे को 494 माइक्रो सेकंड में मेरे को रिस्पॉन्स मिला। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का सिस्टम जो है बताया था रेस्ट एपीआई में होता है, वो इसमें भी फॉलो होता है, सिंपल सा। तो ये प्लेग्राउंड है, इसमें जाके ये डिप्लॉय है, इसको कभी भी यूज कर सकते हो। और बाकी जो किसी को सीखना है तो हाउ टू ग्राफक्वेल है, और एक यूडेमी में कोर्स है, मैं लिंक शेयर करता हूँ। किसी क्वेश्चन है, कुछ पूछ लो। भैया जैसे इसमें हमारे एसक्यूएल में प्राइमरी ऑल्टरनेट कीज वगैरह होती हैं, तो जेसन में भी ये कीज का कॉन्सेप्ट है? जेसन में, जेसन बहुत अलग है, जेसन और एसक्यूएल अलग है, दोनों इंटायरली डिफरेंट है। एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, हाँ। जेसॉन एक डेटा, जेसॉन एक डेटा को सेंड करने का, रिसीव करने का एक फॉर्मेट है। जैसे एक्सएमएल है, एचटीएमएल है, वैसे ही मेरे पास जेसॉन डेटा होता है। तो जेसॉन एक फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो की वैल्यू पेयर में बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे को
कार लेनी है तो कार किस टाइप की होनी चाहिए, फ्लैट रूफ होनी चाहिए, तो वो एक की वैल्यू पेयर हो गया। तो जेसॉन एक फॉर्मेट है एग्जैक्टली, एक्सएमएल भी एक फॉर्मेट है। वैसे ही ये जो ग्राफ के हाँ, तो जैसे डेटाबेस जहाँ पे स्टोर है, अगर वहाँ कोई रिडंडेंट वैल्यू हुई और हमारे पास आईडी जैसा कोई यूनिक की नहीं है जिससे हम वो कर सकते हैं, तो रिडंडेंट वैल्यूज कई आ जाएंगी ना फिर गेट में। ऐसा तो ऐसा पहली बात तो जो रेस्ट एपीआई जितनी भी बनाई जाती हैं, तो उसमें एक चीज यूज करा जाता है, वो है जेडब्ल्यूटी यूज करते हैं हम लोग, जेसन वेब टोकन, जेडब्ल्यूटी यूज करते हैं। ये स्पेशली डिफाइनिंग टोकन होते हैं जो कि हर आईडी को यूनिकली डिफाइन करते हैं। वो डेटाबेस में अब जैसे कोई भी बड़ा, वो गलतियां तो हम ही लोग कर सकते हैं ना कि रिडंडेंट कर सकते हैं हाँ कोई हाँ भी हाँ। डेटाबेस। मैं बात कर रहा हूँ जैसे जो रेस्ट एपीआई जैसे बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर है, एक्यूवेदर हो गया, गूगल हो गया, तो ये लोग आईडी का इतना तो ध्यान रखते हैं कि यूनिकली डिफाइन कर सके हर कॉलम को, हर रोज को। सिंपल सा ये एरर हम ही लोग कर सकते हैं। और एक ग्राफकॉल में ऐसा एरर होता है नहीं, क्योंकि ग्राफकॉल में अगर जैसे अभी मैं करके दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने डिप्लॉय कर रखी नहीं, तो अगर जैसे यहाँ पे तुम एडिट कर सकते आईडी इक्वल्स टू वन, आईडी इक्वल्स टू वन, तो एरर देता है यहाँ पे कि सिमिलर आईडीज नहीं हो सकती। सिंपल सा तभी हम लोग क्या करते हैं, जब तुम इसमें जैसे यूज करोगे तो एक जेडब्ल्यूटी नाम की चीज होती है, जेसन वेब टोकन्स। तो टोकन्स होते हैं, ये टोकन क्या करते हैं, यूनिकली डिफाइन कर देते हैं हर आईडी, और वो इतना ऐसा इंकोडिंग देते हैं, ए बी सी डी ऐसे कुछ भी रैंडमली इंकोडिंग दे देते हैं, जिससे कि वो एक यूनिकली डिफाइन ही होता है। तो ये जो एरर होते हैं रिडंडेंसी के लार्ज स्केल में नहीं होते, हम लोग करते भाई अगर एप्लीकेशन में किसी का अगर मतलब फेच करना पड़ेगा कि मतलब यूजर से डेटा लेके, तो किधर होगा वो डेटा अपना? हैं। यूजर से डेटा लेके मतलब किस में बोल रहे हो, रेस्ट एपीआई में या फिर ग्राफकल में? ग्राफक्यूएल में। ग्राफकल में क्या होता है, ये देखो डेटाबेस इसमें क्या है, ये मैंने बताया ग्राफकल यूज, ये ग्राफकल की एक सिंपल सी क्वेरी है ना, क्वेरी किया मैंने। अभी इस क्वेरी को, जैसे इस क्वेरी का डेटा जो है वो मेरे को स्टोर करना है। अभी तो मैंने क्या कर रखा है, ये जो डेटा है ना ये हार्ड कोड कर रखा है। मतलब मैंने क्या किया, एक एरे बना दी और एरे में क्या दे दिया, आईडी इक्वल्स टू वन का टाइटल इतना होना चाहिए, पब्लिश ट्रू होना चाहिए, बॉडी ये लिखी होनी चाहिए, ऑथर ये होना चाहिए, है ना। ये मैंने हार्ड कोड कर रखा है, मतलब मैंने लिख दिया है बस। ये डेटा मतलब ऐसा नहीं कि डेटाबेस में कहीं स्टोर है, मैंने 5 ऐसे डमी वैल्यूज ली और उससे एपीआई बना दी। अब जब लार्ज स्केल में एपीआई बनानी है तो क्या करते हैं हम लोग, कोई भी डेटाबेस यूज करते हैं, जैसे अब इसके साथ है इंटीग्रेशन मोंगोडीबी का सबसे बेस्ट है, तो हम लोग मोंगोडीबी यूज करेंगे, इसका जो भी डेटा होगा उसको स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उधर से क्वेरी कर सकते हैं। अगर तुम हाउ टू ग्राफक्यूएल में जाके देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट एंड का है, यहाँ पे बैक एंड का है। बैक एंड में नोड का ट्यूटोरियल देखोगे जाके, तो नोड की ट्यूटोरियल में एक आता है हाउ टू कनेक्ट विद प्रिज्मा क्लाइंट। प्रिज्मा क्लाइंट क्या होता है, डेटाबेस होता है प्रिज्मा, एडिंग ए डेटाबेस। ये मैंने वैल्यूज कर रखी हार्डकोर इसमें, कि एक एरे बना दी, एरे में मैंने वैल्यूज दे दी। अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्चुअली ग्राफकल की एक एपीआई बनानी है जो कि लार्ज स्केल में मैं यूज कर सकूं, तो मैं एक डेटाबेस कनेक्ट करूंगा। वो डेटाबेस कोई भी हो सकता है, एसक्यूएल भी हो सकता है, एसक्यूएलाइट भी हो सकता है, दूसरे मोंगोडीबी भी हो सकता है, फौनाडीबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर मैं उधर से डेटाबेस में क्वेरी करूंगा जाके अपनी एपीआई से। भाई सिंपल। अगर नोड जेएस और ये ग्राफक्यूएल में देखे तो कौन सा बेटर होता है? नोट जेएस आ, बिल्डिंग ये क्वेश्चन बताओ बताओ ये पर क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि नोड जेएस और ग्राफक्यूएल सेम चीज़ नहीं है। ये पूरी तरह नोट से जेएस अलग चीज़ बिल्डिंग है। ब्लॉक। हाँ, तुम ग्राफक्यूएल भी अगर यूज़ करके एपीआई बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें नोड जेएस का या फिर किसी बैकएंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट तुम्हें यूज करनी ही पड़ेगी, और नोट जेएस में एपीआई बनाते हैं तो एपीआई बहुत बड़ी बनती है। एपीआई का ये रहता है, तो सभी ग्राफकुल के अपने एडवांटेज है, नोट जेएस के अपने एडवांटेज है। और नोट जेएस अभी क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक हो चुका है ग्राफकुल की एपीआई बनाने की। तो ये जो मैंने एपीआई बनाई है, अगर मैं इसका सोर्स कोड अभी मैं गिट में डाल दूंगा, इसका सोर्स कोड देखोगे 200 लाइंस का भी नहीं है, मैक्स टू मैक्स इतना स्मॉल सोर्स कोड है इसका। ये सिंपल सी एक एपीआई बनाने की, और अगर तुम यही रेस्ट एपीआई बनाते जाके, तो बहुत बड़ा कोड बनता है इसका, रेस्ट एपीआई का ही बनाने में केवल एक। तो ये ग्राफक्यूएल की बहुत एडवांटेज, ग्राफक्यूएल अभी क्या है, आने वाले समय में ग्राफक्यूएल ही यूज होगा, और रेस्ट एपीआई जबकि अभी सबसे ज्यादा यूज हो रही है, और उसके डिसएडवांटेज है कि ओवरफिचिंग हो जाती है उस डेटा की। और कोई और किसी को पूछना है, या फिर परम फिर करे आगे? परम, हाँ। स्क्रीन शेयर कर लो तुम, ये अच्छा ट्राई कर लेना सब लोग ये, हाँ?
ये हो गया और परम अपना शेयर कर देगा बिलिंग, तो ये ट्राई कर लेना, बहुत ही ऑसम चीज़ है। मेरे को तो ये सबसे अच्छा लगता है ग्राफकल, इसमें हर चीज़ इसमें हो जाती है, तो प्लेग्राउंड है पूरा, इसमें जाके बहुत हैंडी है, तुम जाके क्वेरी कर सकते हो आराम से। तो हाँ, परम स्क्रीन शेयर कर लो, रुको। ठीक ठीक कर देता हूँ। कोई बात नहीं नमन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन अब आप लोगों को दिख रही होगी। अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी अभी शिखर ने सवाल पूछा इसीलिए मेरे मन में आया। आप लोगों में से कितने लोगों को एसक्यूएल आता है या फिर पढ़ा हुआ है पहले थोड़ा बहुत भी? अच्छा, ग्लोई ह्यूमन, शिखर, प्रबल, डीकर, नमन थोड़ा थोड़ा, आयुष। फिजिकल वाली प्लेग्राउंड पर आपका ही डेटा है, करा है तो क्या करेंगे अभी बताऊंगा। मैंने थोड़ा पढ़ा है 12 में, स्लाइड मुझे भी आता है, थोड़ा आता है, ठीक है। कितने लोगों ने पाइथन पढ़ रखी है? थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो चलेगा। फिट रखिए। मी वाणी, अभिषेक, मुकुल, ओनली बेसिक आदित्य। कितनों ने डार्ट पढ़ रखी है? रजा, शांतनु। क्या किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है अभी तक? शिखर, कृति, रजा थोड़े, डीकर मैं पढ़ रहा हूँ, नीलव मी स्टार्टिंग, आयुष थोड़ा। ठीक है, तो सबको थोड़ा ही आता है, इसीलिए मैं शुरू से ही बताऊंगा। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि सबने तो नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन अब जैसे शिखर को अभी थोड़ी देर पहले कन्फ्यूजन क्या हुआ कि एसक्यूएल में जिस तरह हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं टपल्स को, रोज को आईडी कॉलम से, क्या उसी तरह हम इस जेसॉन में कुछ होता है? देखो, जब हम जेसॉन से किसी रेस्ट एपीआई से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, अच्छा तुमने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं मैं पूरा समझा दूंगा। तो जैसे शिखर ने बोला, तो अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हम जब किसी रेस्ट एपीआई से डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं, तो फिर वो बैकएंड में कोई ना कोई डेटाबेस इंजन ही यूज़ कर रहा होता है, बाद में उसको जेसॉन में कन्वर्ट करके हमें भेजता है। तो संभव है कि बैकएंड में एसक्यूएल से ही डेटा रिट्रीव हो रही हो, और वो हमारी क्वेरी को एक एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट करके डेटा रिट्रीव करके हमारे पास भेज रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल या फिर मोंगोडीबी या किसी भी और डेटाबेस इंजन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जेसॉन की यही खास बात है कि वो इंटरनेट की दुनिया में इधर उधर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सएमएल भी यूज़ होता था, लेकिन अब वो काफ़ी कम उसका इस्तेमाल हो गया है। तो ये सिर्फ फ्रंट एंड की चीज़ होती है, बैक एंड में हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं एसक्यूएल वगैरह, उनका काम अलग होता है। तो मैं अब आप लोगों को कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा जेसॉन के बारे में। जेसॉन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का मतलब होता है हर वो चीज़ जो कि जावास्क्रिप्ट में एक वैलिड ऑब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई की जा सकती है। अब इसमें ज़्यादा गहराई में आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सी आप लोगों ने थोड़ी बहुत क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी। क्या आप लोगों को सी में एरे पढ़ाई गई है अभी तक? नो, नॉट येट, नॉट येट, नो नो, नोप, नो। ठीक है, तो आप लोगों को एरे भी अभी नहीं पढ़ाई गई है, तो मुझे वो भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। डेटा टाइप्स वगैरह, अच्छा डेटा टाइप्स, अच्छा, यस, यस, हाँ थोड़े, यस, यस यस, ठीक है, काफ़ी है। तो मैं आप लोगों को पहले एक छोटी सी लिस्ट दिखाता हूँ, वाई, हाँ छोटी सी लिस्ट दिखाता हूँ जेसॉन में मौजूद डेटा टाइप्स की। तो ये आप लोग लिस्ट देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मुश्किल से 6 ही डेटा टाइप्स हैं जेसॉन में, जो कि इसे सिंपल रखती है, और इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे पहला अच्छा मैं आप लोगों को सबका एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक डेटा टाइप होता है नंबर। तो नंबर का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, सिंपली कोई भी नंबर, जैसे 1, या फिर मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख दूँ, तो ये एक नंबर है। ये पहला डेटा टाइप हो गया। अगला डेटा टाइप है
स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, और जेसॉन में स्ट्रिंग्स को हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है तो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जेसॉन में स्ट्रिंग की डेफिनेशन यही होती है, डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड वैल्यूज। अगर हमें इसके अंदर डबल कोट्स भी इंक्लूड करने होते तो उसके पहले हम लोग को इस तरह से स्लैश लगा के एस्केप करना होता। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है। उसके बाद बूलियन। बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फिर फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स का मतलब या तो सत्य या तो असत्य, ये एक डेटा टाइप हो गया। फिर आता है नल। नल का मतलब होता है वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं भी हमें किसी वैल्यू की एब्सेंस को दिखाना होता है तो वहाँ हम नल नल लिखते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट और एरे के बारे में। एरे जैसे कि अभी तक आप लोगों को सी में अगर नहीं पढ़ाई गई है तो एरे के लिए हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं और उसके अंदर ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम एरे में एलिमेंट्स डालते हैं। तो सी के अंदर हम कुछ ऐसा करते हैं। अब ये जो बीच में मैंने यहाँ स्पेस दे रखे हैं, इन स्पेसेस का कुछ मतलब नहीं होता। मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था। क्यों मैंने वैसे क्यों लिखा? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अभी अपने लिए डेटा लिख रहा हूँ और मुझे समझने में थोड़ी आसानी होगी, इसीलिए मैंने वहाँ पे स्पेसेस दे रखे थे। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेक्निक्स को फॉलो करें ह्यूमन रीडेबिलिटी के, तो फिर उसमें हम कुछ इस तरह से एरे को रिप्रेजेंट करते हैं 1,2,3,4। ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में हम एरे को डिनोट करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ लिखते हैं। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में किसी एरे को डिनोट करने का तरीका है। और इसी को अगर हम थोड़ा सुंदर करके लिखें तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नई लाइंस और स्पेसेस ऐड कर सकता हूँ, जैसे ये। तो ये मैं सिर्फ ब्यूटीफाई कर रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है यहाँ पे, इसका कुछ काम नहीं होता और इससे कुछ इफेक्ट भी नहीं होता। फाइनली मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट को हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट नोटेशन में जेसॉन में कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कर्ली ब्रेसेस सी में अलग काम के लिए यूज होती हैं, इसीलिए उससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं। अगर आप में से किसी को मैंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पहले कभी बताया है, तो ऑब्जेक्ट्स की हमेशा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होती हैं। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर्सन को डिफाइन करते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? उसका कुछ नाम होगा, उसकी कोई एज होगी, और हो सकता है कि उसका कोई फोन नंबर भी हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब आप ये देखिए, इस तरह से हम कोलन बीच में लगाते हैं। लेफ्ट साइड में हम की लिखते हैं, राइट साइड में वैल्यू लिखते हैं। लेफ्ट साइड में हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं और राइट साइड में हम प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहीं पे रितेश लिखा रहता और यहाँ पे कुछ और लिखा रहता तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता। और हम इस तरह के डेटा टाइप्स को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन किस तरह से कर सकते हैं? कंबाइन ऐसे कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे पेट नाम की एक प्रॉपर्टी रखी और वहां पे मैंने पेट के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लिखा है। और उसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इस तरह एरे बना सकता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एरे बना दी है ईमेल्स वाली प्रॉपर्टी के लिए। तो इस तरह से हम जेसॉन में डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। अब बात आती है जेसॉन हम क्यों यूज करते हैं? जेसॉन हम तब यूज करते हैं जब हम ऐसे एप्लीकेशंस लिख रहे हों
जो हमारी भाषा में जो हमारी तरह से ह्यूमन रीडेबल डेटा को आइडेंटिफाई ना कर पाए। यहाँ पे जेसॉन की सबसे अच्छी बात ये है कि इंसान भी उसे चाहे तो थोड़ा स्कीमा समझ के पढ़ के समझ सकता है, और एप्लीकेशंस भी उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड बन गया है जेसॉन। अभी रितेश ने आप लोगों को ग्राफक्यूएल का यूज़ करके दिखाया। अब मैं आप लोगों को उसी तरह जेसॉन का यूज़ करके रेस्ट एपीआई चलाकर दिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही बोला तुमने। अब जितने लोगों ने पाइथन पढ़ रखी है वो लोग ये समझ सकते हैं कि जो जेसॉन में ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो पाइथन की डिक्शनरीज के समान होती हैं। यानी पाइथन में जो हम जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं उसी सेम चीज़ को जेसॉन में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही कारण है कि पाइथन की एप्लीकेशंस में, जैसे कि जांगो और फ्लास्क के एप्लीकेशंस में, रेस्ट एपीआईज का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। ये फ्रंट एंड बैक एंड क्या बोलते हैं आप लोग एक बार ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल बता दूंगा। अभी आप लोग उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। और जेसॉन के ऑब्जेक्ट सेम है क्या? देखो जेसॉन इतना बड़ा स्टैंडर्ड है कि उसको प्रोसेस करने के लिए सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब में कुछ ना कुछ पैकेजेस बने हुई हैं। अब मैं एग्जैक्टली उन पैकेजेस का नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग चाहें तो ये चीज़ खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक डेटाबेस का जेसॉन रिप्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, तो ये डेटाबेस आप देख सकते हैं। इस डेटाबेस में ये एक ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हैं आप, कर्ली ब्रेसेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो एक एरे है, और उस एरे में और ऑब्जेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्ट की एक आईडी है, नाम है, एज है, टैलेंट्स हैं, टैलेंट्स खुद में अपने आप में एक एरे हैं, और वेबसाइट है। उसके अलावा इसी बड़ी वाली ऑब्जेक्ट में एक और प्रॉपर्टी है जो कि डिशेस हैं, और डिशेस खुद भी एक एरे हैं, और उस एरे के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, आईडी, नेम और टेस्ट। तो ये मैंने आप लोग को एक सैम्पल डेटाबेस दिखाया है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिक्वेस्ट्स के बारे में। अब जब हम कोई भी वेबसाइट गूगल, जैसे मैं आप लोगों को गूगल खोल कर दिखाता हूँ, और देखिएगा एरे। हाँ एरे, एरे का मतलब होता है, हाँ लिस्ट होता है बिल्कुल। कई एलिमेंट्स, कई वस्तुओं के समूह को हम एरे बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी मैं एरे बोलता हूँ तो उसका यही मतलब है कि कई डेटा आइटम्स एक साथ ऑर्डर्ड सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। ठीक है, अच्छा आई नो। ठीक है, तब अब देखो मैं जैसे google.com खोलता हूँ, क्या होता है? गूगल खुल गया। अब हम आमतौर पे ब्राउज़र चलाते हैं और ब्राउज़र के आदी होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह से किस तरह से ये सब चीज़ें बैकएंड में काम करती हैं। हमारा ब्राउज़र इन सब चीज़ों को कैसे प्रोसेस करता है? एरे में डेटा टाइप सेम होना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कंस्ट्रेंट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में या फिर पाइथन की लिस्ट्स में या फिर डार्ट में नहीं होता है। उसको कॉन्फ़िगर करने का एक अलग तरीका होता है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो हाँ, तो मैंने गूगल खोला ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र ने क्या किया मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। ब्राउज़र ने गूगल की वेबसाइट पर एक रिक्वेस्ट भेजी। google.com मैंने डाला तो उसने उस पर एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी। ये HTTP वही है जो हमारी URL के शुरू में http:// करके लिखा रहता है। तो उसमें काफ़ी मेटा डेटा इस तरह से इंक्लूडेड रहता है, और उस डेटा के बीच में हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, जैसे कंटेंट टाइप, तो यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप डिफाइन किया है। अब ये जेसॉन नहीं है, ये इसका अलग ही स्टैंडर्ड है, और इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, ये हमारे काम की चीज़ अभी नहीं है। तो इससे तो इसमें हम लोग को ढेर सारी जानकारी मिलती है, और यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन रहती है जिसके बाद से हम लोगों को डेटा मिल जाता है, जो कुछ भी हमने मांगा है। तो हमारा ब्राउज़र क्या करता है? पहले इतने वाले पार्ट को देखकर प्रोसेस करता है कि मुझे मिला क्या है असल में, और फिर उसके बेसिस पे नीचे का जो कुछ भी डेटा है उसको आप लोगों को डिस्प्ले कर देता है। तो अगर यहाँ पे HTML लिखा है तो वो आप लोगों को फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करेगा, जिससे कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इस टाइप की कोई चीज़ रिक्वेस्ट में आई थी। तो अभी मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट के बारे में बताया। रिक्वेस्ट होती क्या है? रिक्वेस्ट
4 प्रकार की होती हैं। मैं आपको 4 मेन प्रकार बता रहा हूँ रेस्ट एपीआई में यूज़ होने वाली। उसके अलावा भी बहुत होती हैं, लेकिन उनका हम यूज़ करते नहीं हैं उतना अबंडेंटली। ये देखिए, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑपरेशंस के बारे में बता रहा हूँ, 4 टाइप की रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। अब सोचने की बात ये है कि जैसे एसक्यूएल है, एसक्यूएल में हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल, अरे कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज ले लो, किसी भी डेटाबेस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि या तो हम डेटा क्रिएट करते हैं, या तो हम अपडेट करते हैं, या तो व्यू करते हैं, या तो डिलीट करते हैं। तो इसका मैं, जिन लोगों को एसक्यूएल आता है उन लोगों के लिए मैं इनके एसक्यूएल काउंटर पार्ट्स का भी नाम लिख देता हूँ। तो जो गेट रिक्वेस्ट है यहाँ पे, उसी को हम एसक्यूएल में सेलेक्ट बोलते हैं। जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसी को हम लोग क्रिएट बोलते हैं। जो पुट रिक्वेस्ट है उसी को हम लोग अपडेट बोलते हैं, और जो डिलीट है उसे हम डिलीट ही बोलते हैं। तो ये इन्हीं रिक्वेस्ट्स के एसक्यूएल काउंटर पार्ट्स हैं। और एसक्यूएल चूंकि ब्राउजर में नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, तो ये सब बैक एंड में एग्जीक्यूट होता है। और हम ये सब चीज़ें जब करते हैं तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही भेज सकते हैं, बाकी इसको किस तरह से प्रोसेस करना है ये काम हमारे एप्लीकेशन के बैक एंड में होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम अपनी तरफ से एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैं उसी तरह से आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को जो डेटा दिखाया, ये जो डेटा मैंने रॉ डेटा आप लोगों को दिखाया, इस डेटा को मैंने एक सर्वर पे होस्ट कर रखा है, और उस सर्वर की यूआरएल ये है, ये है। तो ये यूआरएल मैंने अपने लोकल डिवाइस पे होस्ट किया है। आप लोग इधर से उधर से नहीं एक्सेस कर पाएंगे। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि ये देखने में कुछ कैसा लगता है। तो ये मैंने गूगल में डाल दिया। तो ये देखिए, मैंने सर्वर होस्ट किया है। अब सर्वर में होते हैं एंड पॉइंट्स। जैसे मैंने कोई जैसे आप गूगल ही चलाते हैं, तो गूगल में हम लोग google.com, गूगल में हमने ये यूआरएल है, इस यूआरएल के आगे मैंने डाल दिया जैसे क्यू। तो ये गूगल का स्टैंडर्ड क्यू एंड पॉइंट होता है, जो कि क्वेरीज के लिए होता है, सर्च रिजल्ट्स के लिए होता है। अगर जीमेल कर दूं तो जीमेल का एंड पॉइंट हो जाता है। तो इन्हें हम एंड पॉइंट बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर का स्टूडेंट्स एंड पॉइंट अगर मैं फेच करना चाहूँ, ब्राउजर में ही खोल के दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को, तो फिर वो देखने में कुछ ऐसा लगता है। ये देखिए, मुझे स्टूडेंट्स नाम की ये एरे मिल चुकी है। तो यहाँ पे जैसे ये डेटाबेस है, तो इसमें स्टूडेंट्स नाम की एक की थी जिसकी वैल्यू एक एरे थी। तो यहाँ पे जब मैंने इसे फेच किया तो मुझे वही सेम एरे प्राप्त हो गई है इधर। अब मैं इसे अपनी ज़रूरतों के अनुसार प्रोसेस कर सकता हूँ। अब गेट रिक्वेस्ट का तो ठीक है कि गेट रिक्वेस्ट हम ब्राउजर से भेजते हैं। पोस्ट पुट और डिलीट रिक्वेस्ट हम अपने ब्राउजर से नहीं भेज सकते हैं। वो हमारे एप्लीकेशन का इंटरनल मैकेनिज्म होती है। जब हम गूगल चलाते हैं और उस पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो या फिर साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो फिर उसे जाहिर सी बात है नया डेटा क्रिएट करना रहता है। तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने का सारा कार्यक्रम उसके अंदर फिक्स होता है, और हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि ये सारा काम बैकएंड में हैंडल हो जाता है। ब्राउजर में डायरेक्टली पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए करते हैं, खासकर हमारी एपीआईज वगैरह। तो अब मैंने अभी अभी जो यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 इस पे जो एपीआई बनाई, उस पर रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूँ। तो मैं इसके स्टूडेंट्स एंड पॉइंट पर गेट रिक्वेस्ट भेजने जा रहा हूँ। मैंने भेजा, ये देखिए मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स का डेटा मिल गया। अब इतने सारे स्टूडेंट्स का डेटा मुझे मिल गया, मैं चाहता हूँ, अब मैं आप लोगों को टोटल 8 ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। तो आप हो सके तो उसको कहीं लिख लीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो डॉक्यूमेंट बनाऊं उसमें ये सारे 8 ऑपरेशंस और ग्राफक्यूएल के बारे में जानकारी डाल दूं, ताकि आप लोग उसे पढ़ सकें। अब पहला ऑपरेशन मैंने स्टूडेंट्स एंड पॉइंट यानी डायरेक्ट एंड पॉइंट के अंदर गेट रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पे मुझे ये देखिए इतना सारा डेटा मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ उस स्टूडेंट का डेटा मिले जिसकी आईडी 0 है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के आगे एक और स्लैश लगा के 0 लिख दूंगा और फिर गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो मुझे यहाँ पर
सिर्फ उस स्टूडेंट का डेटा मिलेगा जिसकी आईडी 0 है। आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ उस स्टूडेंट का जिसकी आईडी 0 है। तो ये हो गया, हो गई गेट रिक्वेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नया स्टूडेंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट डालता हूँ। अब मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसकी एक बॉडी होती है। गेट रिक्वेस्ट में हम बॉडी देखते ही नहीं। गेट रिक्वेस्ट में बॉडी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है, जो भी सिग्निफिकेंस होती है इस यूआरएल की ही होती है। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी की सिग्निफिकेंस होती है, तो इसमें मुझे एक बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं अब यहाँ पे एक बॉडी डिफाइन करने जा रहा हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट में मैं बॉडी क्या डिफाइन करता हूँ, नेम, एज। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है और मैं स्टूडेंट्स एंड पॉइंट पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स वाले डेटाबेस में, स्टूडेंट वाले टेबल में एक नया एलिमेंट ऐड करने जा रहे हैं जो कि ये है। तो पहले ये इसे वैलिडेट करेगा और अगर ये एक वैलिड एलिमेंट, ये डेटा उसको वैलिड लगा तो फिर वो उसे ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे रिस्पॉन्स में वही सेम चीज मिल गई है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड है जो कि आईडी है, आईडी 2। तो ये रिस्पॉन्स देखकर मैं समझ गया कि नमन अब स्टूडेंट्स एंड पॉइंट में ऐड हो चुका है और उसकी आईडी 2 अलॉट हुई है। तो ये अलॉट करने का काम हमारे बैकएंड में एप्लीकेशन ने, सर्वर ने, एपीआई ने कर दिया है। ये हो गया, हो गई पोस्ट रिक्वेस्ट। अब अगर मैं बात करूं student/2 में पोस्ट रिक्वेस्ट करने की, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा क्योंकि हम कभी ये चीज कर ही नहीं सकते। पोस्ट रिक्वेस्ट हम यानी क्रिएट हम स्टूडेंट्स में ही कर रहे हैं और हम यहाँ खुद से कोई आईडी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए वो चीज करने का मतलब नहीं होगा। तो मैंने अब आप लोगों को पोस्ट रिक्वेस्ट के 2 केस दिखा दिए। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पुट रिक्वेस्ट के बारे में। पुट का मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, अपडेट होता है। तो पुट का इस्तेमाल हम लोग किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए करते हैं। तो अब हम /student एंड पॉइंट्स पर पुट रिक्वेस्ट करें तो ये बात मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स में तो कुछ अपडेट करना चाहते नहीं है। एसक्यूएल में ये चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे हमने जो एपीआई बनाई है उसमें ये चीज़ सपोर्टेड नहीं है। तो इसीलिए मैं किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट को ही मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला एंड पॉइंट खोला /2 और मैं देखना चाहता हूँ, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें है क्या। तो मैंने गेट किया और जब गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो बॉडी की सिग्निफिकेंस नहीं होती, मैंने बताया। तो मैंने गेट किया, ये देखिए मुझे डेटा मिल गया। तो डेटा मैं देख रहा हूँ एज -1। तो एज भला -1 कैसे हो सकती है, किसी की एज नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है। तो इसे मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं अब एक पुट रिक्वेस्ट भेजूंगा। पुट रिक्वेस्ट के लिए मैं जो ऑब्जेक्ट भेजूंगा उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज भेज रहा हूँ, एज 12। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डेटा भेजा है रिक्वेस्ट की बॉडी में और इसके बेसिस पे वो समझ जाएगा कि उसे इसमें सिर्फ और सिर्फ एज को अपडेट करना है। तो मैं अब ये पुट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और होपफुली, हाँ, तो ये देखिए ये यहाँ पे एज अपडेट हो गई है और इस आईडी की है जिसने अपडेट कर दी है। अब मैं दोबारा अगर गेट रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे अपडेटेड डेटा मिलेगा। हाँ, पता नहीं क्यों यहाँ पे उसने यहाँ पे उसने नेम को ही हटा दिया है, लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पुट रिक्वेस्ट का काम होता है डेटा को अपडेट करना, ना कि डिलीट करना। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो अब इसको भी फिक्स करना ही पड़ेगा मुझे, कर देता हूँ। वैसे पुट रिक्वेस्ट ज्यादा यूज नहीं होती है, केवल पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, गेट होती है, डिलीट होती है एंड अपडेट। पुट का बहुत ही कम ही यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिलीट रिक्वेस्ट का। तो जिस तरह से गेट रिक्वेस्ट में बॉडी की सिग्निफिकेंस नहीं रहती, उसी तरह डिलीट रिक्वेस्ट में भी बॉडी की सिग्निफिकेंस नहीं रहती है। उसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम एंड पॉइंट्स के द्वारा देते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट्स एंड पॉइंट पर डिलीट रिक्वेस्ट कर दूंगा तो सारे स्टूडेंट्स डिलीट हो जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये बहुत ही खराब चीज हो जाएगी। इसीलिए मैं /2 पे ही रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो उससे क्या होगा कि नमन का ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। मैं सेंड करता हूँ तो ये अब डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स एंड पॉइंट पर या फिर /2 करके इसी पर गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ।
तो मुझे रिस्पॉन्स में स्टेटस 404 नॉट फाउंड, यानी कि /2 एंड पॉइंट पे मुझे कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला है। तो अब मैं पूरे को अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो यहाँ पर देख के मुझे पता चल जाएगा कि ID2 नाम से कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। तो मैंने आप लोगों को इस तरह से चारों रिक्वेस्ट के एक एक एग्जाम्पल दे दिए। अब बात आती है कि अगर आप लोग जीरो की जगह नेम से भी सर्च हो जाता है। हाँ, तो अभी मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने student/0 पे गेट रिक्वेस्ट की थी, तो यहाँ पे मुझे पूरा डेटा मिल गया था, ID, नेम, एज, टैलेंट्स, वेबसाइट। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ नेम मिले, इतना इंटरनेट खर्च करने को नहीं है मेरे पास कि एज और टैलेंट वगैरह मैं फेच करूँ, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो ये काम हम REST API में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी एकमात्र कमजोरी है। और इसी कमजोरी को ओवरकम करने के लिए GraphQL इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उसमें हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, और यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट में ये चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते, और यही REST API की कमजोरी है। अभी जैसे कि अस्मिता ने कहा कि जीरो की जगह नेम से भी सर्च हो जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा तो फिर वो उसे सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये REST API स्टैंडर्ड्स में नहीं है। ये काम हम GraphQL में शायद कर सकते हैं, मुझे GraphQL नहीं आती है। ये GraphQL पढ़ने वालों में से बहुत कम बच्चे हैं, जिनमें से एक रितेश है हमारे कॉलेज में, तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं, वही आप लोगों को बताएगा उसके बारे में। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा अभी समझने में। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने कल परसों बैठकर इसी पूरी चीज़ का एक फेक वर्जन बनाया है, ये जो भी मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये एक नकली API है, ये इंटरनेट पे स्टोर्ड नहीं है, ये जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपके कंप्यूटर पे चल जाएगा। और इसमें जो कुछ भी मैंने अभी तक आप लोगों को चला कर दिखाया है, वो चीज़ें आप लोग ट्राई करके देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं। एक तो डेटा का सेक्शन है, जो डेटा का सेक्शन है, ये सारा का सारा डेटा जो आप लोग देख रहे हैं, ये डेटा स्टोर्ड रहता है हमारे सर्वर पे। तो यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे हैं, ये सर्वर पे स्टोर्ड है। यहाँ नीचे रिक्वेस्ट वाला एरिया है, जिसमें आप अपने रिक्वेस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लर्ड आउट है, थोड़ा सा ग्रे दिखा रहा है, इसीलिए ग्रेड आउट, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट में हम लोग रिक्वेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स में आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कुछ भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो मिलेगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को वो भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से स्टूडेंट्स एंड पॉइंट है, उस पर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो ये देखिए सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मुझे आ चुकी है, मेरे पास आ गई है। पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं नितिन पांडे नाम का एक स्टूडेंट ऐड करना चाहता हूँ, जिसकी एज 19 है, जिसके ये टैलेंट्स हैं, जिसकी वेबसाइट में नल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था नल के बारे में। नल का मतलब होता है किसी वैल्यू की नामौजूदगी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू की नामौजूदगी को रिप्रेजेंट करने के लिए नल यूज़ कर रहा हूँ। मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, उसका रिस्पॉन्स मुझे ये मिला, स्टेटस ओके, मैसेज स्टूडेंट एडेड, डेटा ये आप लोग देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया है पूरा का पूरा, और ये डेटा में वही ऑब्जेक्ट देता है जो कि ऐड हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे एक ID मिल गई है, और ये ID इसी बात को रिप्रेजेंट करती है कि किस ID से ये अब डेटा सर्वर पे अवेलेबल है। अब देखिए मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेटा में ID1 है और ID2 नाम से नितिन पांडे ऐड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ अपडेट करूँ। अपडेट क्या करूँ? अपडेट में अब मान लीजिए कि नितिन की उस समय वेबसाइट नहीं थी, लेकिन अब उसने वेबसाइट बना ली है, तो मैं अब इसमें उसकी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। मान लेते हैं कि ये उसकी वेबसाइट है और मैं नितिन की अपडेट करना चाहता हूँ, तो इसलिए एंड पॉइंट के आगे मुझे नितिन की ID लिखनी पड़ेगी जो कि 2 है, और मैं भेजूंगा पुट रिक्वेस्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट अपडेटेड, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है नितिन पांडे और उसकी वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टूडेंट को डिलीट कर दूं, तो मैं /2 एंड पॉइंट पर डिलीट रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो अब नितिन यहाँ से डिलीट हो चुका है, और जो डिलीटेड वैल्यू है स्टूडेंट डिलीटेड वैल्यू भी मुझे रिस्पॉन्स में मिल जाती है। यही REST API का स्टैंडर्ड है कि जो डेटा डिलीट होता है वो वापस भेज देता है। और मैं अगर चाहूँ तो सारे स्टूडेंट्स को डिलीट कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स एंड पॉइंट पर ही मैं डिलीट रिक्वेस्ट भेज दूंगा। सारे स्टूडेंट्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अब एम्प्टी एरे है, खाली एरे है, खाली लिस्ट है।
और यहाँ रिस्पॉन्स में मुझे सारे स्टूडेंट्स मिल गए हैं। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है, तो ये ओवर फेचिंग है। इस ओवर फेचिंग को ही अवॉइड करने के लिए ग्राफक्यूएल की टेक्नोलॉजी आई थी। यहाँ मैंने एक और एंड पॉइंट बना रखा है, डिशेस एंड पॉइंट। देखते हैं कि इसमें क्या है। डिशेस एंड पॉइंट पे मैं गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स में मिला है, स्टेटस ओके लिस्ट अ लिस्ट ऑफ डिशेज। और यहाँ डेटा में मुझे एक एरे मिली है जिसके अंदर ढेर सारे डिशेज हैं। समोसा स्पाइसी, ID 0, ID 1 जलेबी स्वीट, ID 2 रोटी ब्लेस। तो यहाँ मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स मिल गई हैं जो कि मैंने गेट रिक्वेस्ट से रिट्रीव किए हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ID 1 का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं स्लैश इसके आगे एक और एंड पॉइंट लगाता हूँ /1, फिर मैं गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो ये देखिए मुझे एक पर्टिकुलर डिश मिली है जो कि जिसका नाम है जलेबी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जलेबी मिली है क्योंकि उसकी ID 1 थी और ये एक पर्टिकुलर डिश है। मैं कोई ऐसा एंड पॉइंट एक्सेस करने की कोशिश करूं जैसे 4 जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर सर्वर इस बात को आइडेंटिफाई करके मुझे उस हिसाब से सही रिस्पॉन्स देगा। आपने अभी तक देखा कि मैंने जो एपीआई वर्चुअल एपीआई यहाँ पर बनाई है वो हर रिस्पॉन्स में 3 एट्रीब्यूट भेजती है, स्टेटस, मैसेज और डेटा। और अगर डेटा यहाँ पर मेरे पास है ही नहीं तो मैंने डेटा भेजा ही नहीं है। मैं चाहता तो नल भेज सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं भेज ही नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टेटस फेल हो गया है। फेल क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि ID 4 नाम की कोई भी डिश अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटस फेल है और मैसेज में मैंने इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर रखा है कि क्या एरर आया है। अब मैं आप लोगों को पोस्ट रिक्वेस्ट दिखाता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट करके मैं इसमें एक नई डिश ऐड करके दिखाता हूँ। ID हम अपने तरफ से डिफाइन नहीं कर सकते, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था। तो मैं डायरेक्टली नेम से शुरू करूंगा। अब यहाँ पे मैंने रसगुल्ला लिख दिया और उसका टेस्ट मैंने डिफाइन कर दिया स्वीट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक वैलिड ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है। अगर ये इनवैलिड होता तो मैंने एप्लीकेशन को ऐसा कॉन्फ़िगर कर रखा है कि रिक्वेस्ट आपको भेजने नहीं देगा, तो चिंता मत करिए। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है इसे। अब मैं ये रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। तो अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ डिशेज एंड पॉइंट पे। हाँ, तो ये अब फेल हो गया है। फेल क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने डिशेज/4 एंड पॉइंट पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा था। तो अब मैं अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकता कि किस ID पे मुझे इस डिश को इंसर्ट करना है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो मैं डायरेक्टली डिशेज एंड पॉइंट पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए डिश यहाँ पर ऐड हो गया है और उसकी ID 3 मुझे मिल चुकी है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से चेक कर सकता हूँ अपने सर्वर पे। ये देखिए ये जो चीज़ है ये आमतौर पे हमें वेब एप्लीकेशंस में अवेलेबल नहीं होती है, ये बैकएंड पे अवेलेबल होती है जहाँ से एप्लीकेशन होस्टेड है। यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखा है ताकि आप लोग समझ सकें, वरना आइडियली आप लोगों को गेट रिक्वेस्ट भेजकर खुद ही चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नया ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है जिसको ID 3 अलॉट हुई है। तो अब मैं अगर एंड पॉइंट में ID 3 पे गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे ये डिश मिल जाएगी। देखिए अब ये डिश वैलिड है और यहाँ ऐड हो चुकी है। मैं अपडेट करना चाहता हूँ इसी सेम डिश को, तो मैं पुट रिक्वेस्ट भेजूंगा। अब अगर मैं पुट रिक्वेस्ट डिशेज एंड पॉइंट पे भेजने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि हम सारे डिशेस को एक बार में अपडेट नहीं कर सकते। हम एक टाइम पे एक पर्टिकुलर डिश को ही अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं वही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं ID 3 की डिश को अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट में सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि मैं स्वीट टेस्ट को वेरी स्वीट करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक अपडेट किया है और मैंने पुट रिक्वेस्ट भेज दी है। तो अब देखिए यहाँ पे तो लाइव दिख गया आप लोगों को, लेकिन यहाँ रिस्पॉन्स में मुझे नया ऑब्जेक्ट मिल गया है जिसे मैं समझ रहा हूँ कि रसगुल्ले की टेस्ट को वेरी स्वीट में अपडेट कर दिया गया है। तो यही एकमात्र अपडेट किया है। और अब मैं चाहता हूँ कि इस डिश को मैं डिलीट कर दूँ। तो किस डिश को डिलीट करना है मैंने वो एंड पॉइंट में डिफाइन कर रखा है। अगर मैं नहीं करता तो फिर सारी डिशेस डिलीट हो जाती, लेकिन मैंने डिफाइन कर रखा है। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया और जो डिलीटेड डिश है वो मेरे पास रिस्पॉन्स में आ गई है और वो डिश अब डेटा में अवेलेबल नहीं है। ये मैं कैसे चेक करूँगा? ये मैं एंड पॉइंट 3 पे गेट रिक्वेस्ट भेज कर चेक कर सकता हूँ, डिश 3 नॉट फाउंड। और अगर मैं डिशेस पे ही डायरेक्टली गेट रिक्वेस्ट भेजूँ तो यहाँ पर डिशेस की लिस्ट आ गई है जिसमें कि रसगुल्ला या फिर ID 3 की कोई भी डिश नहीं है। तो मैंने आप लोगों को 2 एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश की है कि REST API कैसी होती है। इतना जान लीजिए कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले ग्लोई ह्यूमन ने पूछा कि Django में REST API की क्या सिग्निफिकेंस है। Django में अगर
जैसे अभी तक आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन अगर यूज़ की है या बनाई है, तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पर ही होस्टेड है। लेकिन जब हम बड़े स्केलेबल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो अलग-अलग एड्रेसेस पर, एक पर हम एपीआई होस्ट करते हैं, एक पर हम फ्रंट एंड होस्ट करते हैं, जिसको यूज़र्स एक्सेस करते हैं, और उनके बीच में हमें कनेक्शंस करने होते हैं। तो जिस तरह से उसने बोला, तो हम जैंगो में, अभी तक आप लोगों ने जैंगो में अगर काम किया भी है, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइन करने पे काम किया होगा। उसके अलावा अलग से आप लोगों को एक एपीआई भी होस्ट करनी होती है, जिससे कि इधर वाला एप्लीकेशन डेटा खींचकर यूजर को दिखाता है। तो ये काम भी जैंगो में होता है। रेस्ट एपीआई इतना बड़ा स्टैंडर्ड है कि ये किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक का नहीं है, किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक का नहीं है, ये हर टाइप के लैंग्वेजेस में सपोर्टेड है। अच्छा भैया, एसक्यूएल में तो सिंगल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो रेस्ट एपीआई में क्यों नहीं होता? यही तो बात है, रेस्ट एपीआई को सिंपल बनाने के एफर्ट्स में ही हमें कुछ चीज़ों की कमी रखनी पड़ी है। जिस तरह, जैसे कि हम, हमारे पास ये फीचर नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेम रिट्रीव कर पाएँ। अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, इतने कम डेटा में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें हज़ारों लोगों का डेटा फेच करना होगा, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब हम हज़ारों लोगों के रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे? यहाँ पर शिखर ने पूछा, सो मेजरली रेस्ट एपीआई इज इम्प्लीमेंटेड और यूज्ड विद द हेल्प ऑफ जेसॉन। हाँ बिल्कुल सही बात है, जेसॉन इतना बड़ा स्टैंडर्ड है कि सिर्फ और सिर्फ रेस्ट एपीआई में नहीं, ऐसे भी जेसॉन का बहुत यूज़ होता है। यहाँ तो मैंने आप लोगों को रेस्ट एपीआई में दिखाया, उसके अलावा भी जेसॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो और कोई सवाल किसी को अभी तक? कुछ भी ना समझ में आया तो पूछो भैया। आज लिंक करना भी सिखाइएगा? लिंक करना भी सिखाइएगा? अच्छा ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल इसने पूछा है। मैं सोचता हूँ मैं क्या बता सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, चलिए। मैंने, जैसे paramsid.com है, ये वेबसाइट मैंने बनाई थी, फ़ोन पे बनाई थी अपने बैठ के, बहुत मेहनत से बनाई थी। उस समय बनाई थी जब नहीं था कंप्यूटर मेरे पास। तो अब जैसे मैं इस पे जाता हूँ, दुश्मन 2 पे मैंने क्लिक किया, तो इस, ये मेरा नया गाना है। खैर, तो यहाँ पे वेबसाइट के टॉप पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं। मेरी वेबसाइट है, एंड पॉइंट वर्क है, वर्क्स के आगे song.html एंड पॉइंट है, और इस एंड पॉइंट के आगे स्लैश नहीं लगा है। इस टाइप की जो चीज़ हम लोग बोलते हैं, इसे हम गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर्स बोलते हैं। तो हम गेट रिक्वेस्ट में भी कभी कभी पैरामीटर्स भेज सकते हैं, तो उसे भेजने का ये तरीका है। और यहाँ पे डचमन लिखा है, जो कि इस सॉन्ग का मैंने आईडी सेट कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने आईडी नंबर्स नहीं लिए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ इसने फेच करके मुझे इस तरह से दिखा दी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, स्पॉटिफाई लिंक है, यूट्यूब लिंक है, और एक मोर करके लिंक है। डिटेल्स में यहाँ आर्टिस्ट में मेरा नाम लिखा है, टाइप में सिंगल लिखा है, जॉनर में क्लासिकल लिखा है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे नाम है, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, और जो नाम यहाँ है वही सेम नाम यहाँ पर ऐड हो गया है, और यहाँ पर लिरिक्स है। अब ये चीज़ असल में किस तरह से स्टोर्ड है? असल में ये चीज़ जेसॉन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर्ड है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो अब ये आप देख रहे हैं, ये आप बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक जेसॉन डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी है दुश्मन 2, आर्ट प्रॉपर्टी में touchman.png, डिटेल्स में देखिए एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट की कई प्रॉपर्टीज हैं, आर्टिस्ट परम सिद्धार्थ, टाइप सिंगल, तरह तरह की चीजें, है ना। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था। मैं आपको सोर्स कोड इसका दिखाऊंगा तो आप लोगों को कतई समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये जावास्क्रिप्ट में मैंने कोड लिखा है, जो कि इस डेटा को, इस रॉ डेटा को फेच करके उसे कुछ इस तरह से डिस्प्ले करता है। तो ये दो चीजें जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग एंड पॉइंट्स पर होस्टेड हैं, और एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पर डेटा फेच और अपडेट और कोड डिलीट हो रहा है, और उसे इस तरह से यूजर के सामने डिस्प्ले किया जा रहा है। तो लिंक करने के लिए आप लोगों को एक कोई कम से कम कोई एक वेब होस्टिंग बैकएंड लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं आती है। आप लोगों को शायद HTML भी शायद सबको नहीं आती हो, तो इसीलिए ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। पर्पज़ यहाँ पे इस वर्कशॉप का यही था कि आप लोग समझ जाएं रेस्ट एपीआई की सिग्निफिकेंस क्या है और उसका काम कहाँ पे होता है। अब हमने आप लोगों को इतना बता दिया है कि आप लोग रेस्ट एपीआई और GraphQL खुद से खुद से पढ़ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं।
RDBMS थोड़ा सीखा था। हाँ, तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरी की पूरी बैकएंड की चीज़ है। इसको जब फ्रंट एंड में हमें सेंड करना होगा तो उसके लिए हमें REST API या फिर किसी ना किसी टाइप की API ही यूज़ करनी पड़ेगी। और किसी को कोई सवाल? हाँ, यूआरएल में क्वेश्चन मार्क सिग्निफाइज व्हाट। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे अच्छा ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी के बारे में बताया, तो बॉडी में एज 12 नेम नमन यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी रितेश ने लिमिटेशन बताई थी आप लोगों को रेस्ट एपीआई की, कि उसमें हम गेट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट में अपनी तरफ से बॉडी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक जुगाड़ है, से जुगाड़ ही कहूँगा मैं, क्योंकि बॉडी हम लोग सच में नहीं इंक्लूड कर सकते। मैंने आप लोग को अभी अभी बताया था कि किस तरह से हम यूआरएल में ही एंड पॉइंट्स में ही सारा का सारा इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। तो उसी तरह अगर हमें सॉन्ग इज इक्वल टू न्यूट्रिनो एंड टाइप इज इक्वल टू फीचर्ड, तो यहाँ पे मैं जेसॉन की जगह यूआरएल में ही इस तरह से गेट रिक्वेस्ट करते समय सारा का सारा डेटा इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये शॉर्टकट होता है और इसको सपोर्टेड करने के लिए हमें अपने एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, जैसे कि रेस्ट एपीआई होते हुए भी हम गेट और डिलीट रिक्वेस्ट में बॉडी सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इससे यूआरएल लंबा हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और किसी को कोई सवाल? रितेश भैया, यू वर टेलिंग अबाउट सम कोर्स ऑन यूडेमी। हाँ, रितेश वो कोर्स दे बता रहा हूँ देगा। हाँ, बताओ बता रहा बताओ। हूँ, रुको मैं अभी लिख, जब तक और भी कोई क्वेश्चन पूछ लो मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसी में चैट बॉक्स में हाँ, सेंड कर रहा हूँ। वो चैट बॉक्स में तो लिंक भेज ही देगा, बाद में हम लोग डॉक्यूमेंट जो बना कर देंगे उसमें भी हम लोग डाल देंगे। हाँ, पूछो। हाँ हाँ, बेशक। या वो जो आप स्लैश की बात बता रहे हैं कि जैसे meet.google.com है, स्लैश हम्म पे है ना, हम्म ये जो अभी है लिंक, हम्म तो चेंज करने से नहीं होता, मतलब ये देता है सर्वर एरर देता है, हम्म। मतलब टैग है ना, कुछ एरर दे देता है। अच्छा, हाँ, आप तो चेंज बहुत जगह एरर दे देता है, ऐसा क्यों? वो डिफाइन नहीं है एंड पॉइंट उस वेबसाइट पे। दिखाता मैंने ये हूँ। मैंने अभी आप लोगों को ये दिखा रहा दिखाया था ना, ये देखिए, कंटेंट टाइप, कंटेंट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। उसके अलावा ये अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि रिस्पॉन्स इस टाइप का होता है। आप लोग सिर्फ ये पार्ट देख पाते हैं क्योंकि ये पार्ट ब्राउज़र हैंडल कर लेता है, लेकिन इस पार्ट में ही एक चीज़ होती है जो कि होती है स्टेटस। स्टेटस में एक नंबर होता है और एक मैसेज होता है। तो इसी स्टेटस मैसेज की मदद से हम समझ सकते हैं कि हमें सही डेटा मिला है या नहीं। और अगर हमें डेटा नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे कोई और आईडी होती है जो कि यूनिकली स्टैंडर्डाइज्ड आईडीज होती हैं, नंबर्स होते हैं, जिनसे कि हमारा ब्राउज़र समझता है कि एरर है। और अगर एरर है तो फिर वो हमें, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो दिखाता नहीं है, उसकी हैंडलिंग भी हम लोग वेबसाइट में ही कर लेते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टाइप का एरर, हाँ हाँ, तो वो एरर के लिए भी हम वही चीज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को जब रिस्पॉन्स इसमें दिखाया तो रिस्पॉन्स में आप लोग सिर्फ इतना देख पा रहे हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स पूरा ऐसा नहीं होता है। इस रिस्पॉन्स में कुछ हेडर्स भी होते हैं। देखिए, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन, कंटेंट लेंथ 148। तो अगर हम गूगल पे, जैसे अभी मीट में इसने बोला, तो अगर मीट में मैं ये पर्टिकुलर यूआरएल खोल रहा हूँ तो इसमें मुझे रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप क्या मिलेगा? text/html। क्यों? क्योंकि ये एक वेबसाइट है और यहाँ पे मैं, ये एपीआई नहीं है, ये वेबसाइट है और इसमें मुझे सारा का सारा यूजर फ्रेंडली डेटा मिल रहा है, इसलिए ये HTML टाइप का डेटा है। अगर वहाँ पे एरर होगा तो फिर वो स्टेटस कोड 404 भेजेगा, नॉट फाउंड। अनऑथराइज्ड के लिए भी स्टेटस कोड होता है। क्या होता है? अनऑथराइज्ड स्टेटस कोड। हाँ, अनऑथराइज के लिए स्टेटस कोड 401 होता है, तो वो 401 स्टेटस कोड भेजेगा। और चूंकि ये एक वेब एप्लीकेशन है तो यूज़र को थोड़ा और इसे और यूज़र फ्रेंडली रखने के लिए इसमें एक वेब पेज दिखा देगा जिसमें कि ये चीज़ अच्छे से लिखी होगी कि एक्सेस ऑथराइज नहीं है। और कोई डाउट? कुछ भी? मुकुल, क्लियर हुआ तुम्हारा? ये मैंने लिंक सेंड कर दिए यूडेमी के, और वो हाउ टू ग्राफ के लिए यूडेमी का कोर्स है ना, सबसे बेस्ट है अभी तक का। मैं भी इसी से रिवाइज करता हूँ बार बार, तो सबसे बेस्ट कोर्स है, मतलब ये जो यूडेमी का बूट कैंप, ग्राफुल बूट कैंप बहुत अच्छा है। और इसी एजुकेटर के बाकी सारे कोर्सेज वो भी बहुत अच्छे हैं, रिएक्ट के हो गए, चाहे किसी का भी ले लो, बहुत अच्छे कोर्स हैं इसके। तो किसी को कोई भी 350 ये क्वेश्चन? कोर्स, हाँ हाँ, बोलो रितेश पर। बोलो बोलो।
350 के कोर्स होते हैं या फिर 500 के होते हैं, बहुत ही मतलब इतने, तो अगर 1 महीने में अगर खरीद लिया तो कोई बड़ा घाटा नहीं। तो ग्राफकल के जो बूट कैंप वाले अच्छा है, पर इससे एक बार रेस्ट एपीआई का पहले जान लेना क्या कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फिर ग्राफकल पे जाना अच्छा रहेगा। और ग्राफकल बहुत एडवांस चीज़ है, बहुत ही लेटेस्ट है, बिल्कुल मतलब